नमस्ते। वेलकम टू सिलिकॉन गुरुकुल। आज है 1 फरवरी 2024 एंड लाइक एवरी डे मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट पद्म अवार्ड्स। रिसेंटली ऑन 75th रिपब्लिक डे, 75वें गणतंत्र दिवस के दिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 132 पद्म अवार्ड्स कन्फर किए हैं, जिसमें से 2 डुओ केसेस हैं। डुओ केसेस का मीनिंग होता है 2 लोगों को एक अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड एक ही गिना जाता है। तो इस तरह से 134 लोगों को 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं ऑन 26 जनवरी 2024, जिसमें से 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं एंड 110 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। आप सबको पता होना चाहिए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है भारत रत्न, और सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण, और थर्ड हाईएस्ट है पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री अवार्ड्स। हाउ मेनी फीमेल इंडिविजुअल्स आर अवार्डेड एज पद्म पुरस्कार इन 2024 और 75th रिपब्लिक डे? 4 ऑप्शंस यहाँ आपको दिए गए हैं। राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल में। बात करें पद्म अवार्ड्स, इसके हिस्ट्री एंड रिलेवेंस की, तो 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सिविलियन अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए थे, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 3 क्लासेस में यहाँ क्लासिफाइड थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, जो सुनने में थोड़ा हायरार्कियल लगता है। तो 1955 8 जनवरी के दिन एक नोटिफिकेशन इशू होता है और यहाँ पद्म विभूषण के 3 क्लासेस को रीनेम किया जाता है। 3 क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास था उसे नाम दिया गया पद्म विभूषण, सेकेंड क्लास यानी दूसरा वर्ग को नाम दिया गया पद्म भूषण और थर्ड क्लास को नाम दिया गया पद्मश्री। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडिया में 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। द टॉप इज भारत रत्न, सेकेंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट पद्मश्री। तो ये 4 अवार्ड्स आपको पता रहना चाहिए। भारत रत्न वैसे इंडिविजुअल को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर शो किया है इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर। एक वर्ष में भारत रत्न अवार्ड मैक्सिमम 3 ही लोगों को दी जा सकती है, उससे अधिक लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है। 2024 में 1 पर्सन कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है और अब तक ये 2024 का ऑफिशियल साइट पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ अब तक लिखा गया है कि 45 पर्सन्स को टिल डेट भारत रत्न दिया जा चुका है। पद्म अवार्ड्स की बात करें तो 1954 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था और अब तक 1978 एंड 1979 ये 2 वर्ष एंड 1993 टू 1997 ये इतने वर्ष रहे हैं जिसमें ये इंटरप्ट हुआ था, इसे नहीं दिया गया था। इसके अलावा अब तक हर वर्ष पद्म अवार्ड्स दिया गया है। पद्म विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए, पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। पद्म अवार्ड्स कन्फर किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उससे पहले पद्म अवार्ड्स कमेटी रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिसके आधार पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद्म अवार्ड्स कन्फर करता है। और पद्म अवार्ड्स कमेटी को हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट करते हैं। पद्म अवार्ड्स कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, होम सेक्रेटेरिएट एंड सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड 4 एमिनेंट पर्सन्स होते हैं। इसके अलावा इसके लिए नॉमिनेशंस पूरे साल एक्टिव रहती है, कोई भी लोग जाकर वहाँ नॉमिनेशन अपना कर सकता है, इवन सेल्फ नॉमिनेशन भी कोई अपना जाकर कर सकता है और उसके ऊपर एक विचार होगा, जो पद्म अवार्ड कमेटी है वो विचार कर अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरह से अवार्ड कन्फर करती है। एक और बात आपको पता होना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल को पद्म अवार्ड मिलने के कम से कम 5 वर्ष के बाद ही हायर पद्म अवार्ड मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिला है तो फिर उसके कम से कम 5 वर्ष के बाद ही उसे पद्म भूषण या पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा सकता है। ये एक रूल है। जनरली रिपब्लिक डे या उसके आसपास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद्म अवार्ड्स कन्फर करती है और मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में इन अवार्डीज को फिजिकली एक सनद यानी सर्टिफिकेट और मेडालियन दिया जाता है। साथ में जो राशि होती है उसके लिए भी चेक दिया जाता है या उसका जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में पोस्थुमस अवार्ड्स
एनआरआई फॉरेनर्स को या ओसीआईज को टोटल अवार्ड्स जितने दिए जाएंगे वो 120 से अधिक नहीं होने चाहिए। और अवार्डीज इन अवार्ड्स को अपने नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो 2024 में टोटल 122 पद्म अवार्ड्स कन्फर किए गए हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण हैं एंड 17 आर पद्म भूषण एंड 110 आर पद्मश्री। तो आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बारे में पता होना चाहिए, और पद्मश्री अवार्ड जितने भी लोगों को मिला है एक बार सरसरी निगाह उस पर भी डाल लेंगे। लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण से रिलेटेड जितने भी लोग हैं हम उन्हें ठीक से थोड़ा देखेंगे। तो पहला जो यहाँ नाम है ये गवर्नमेंट साइट से लिया गया लिस्ट है। तो लिस्ट में पहला नाम है MS वैजयंती माला बाली, फील्ड है आर्ट फील्ड एंड स्टेट इज तमिलनाडु। आप सबने बचपन में अगर ओल्ड मूवी देखा है तो वैजयंती माला के बहुत सारे मूवी आए थे उस समय, और उस समय मुझे उसमें पड़ोसन फिल्म बहुत अच्छा लगता है। तो इनका ऑक्यूपेशन है एक्ट्रेस, इंडियन क्लासिकल डांसर, कार्नेटिक सिंगर, पॉलिटिशियन। ईयर्स एक्टिव रहा है इनका 1949 से लेकर 1970 तक इन्होंने बहुत काम किया है, सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। और इनका बर्थ प्लेस है मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया, त्रिप्लिकेन जगह पर इनका बर्थ हुआ था एंड प्रेजेंट डे थिरुवल्लीकेनी इस जगह का नाम है। तो ये अवार्ड इनको जाता है पद्म विभूषण। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा अवार्ड यहाँ दिया गया था श्री कोनिडेला चिरंजीवी। तो चिरंजीवी के बारे में भी हम सब जानते हैं, कितने सारे मूवीज हमने इसके देखे हैं। चिरंजीवी का एक्चुअल नेम है कोनिडेला शिवशंकरा वरप्रसाद। 22 अगस्त 1955 में इनका जन्म हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिल्म एक्टर हैं, डांसर हैं, पॉलिटिशियन हैं एंड टेलीविजन होस्ट हैं। अल्मा मेटर, रेसिडेंस और भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। अदर पॉलिटिकल एफिलिएशंस तो आपको पता होना चाहिए कि 2008 से 2011 के बीच प्रजा राज्यम ये एक पॉलिटिकल पार्टी था जिसका एक फाउंडर मेंबर ये भी थे, चिरंजीवी भी थे। तो आपको ये सब पता रहना चाहिए। इसके बाद इस लिस्ट में नाम है M वेंकैया नायडू का, जिनका पूरा नाम है मुप्पा वाराप्पू वेंकैया नायडू। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1949 में एंड प्रेजेंट टाइम उनका एज है 74 ईयर्स ओल्ड हैं वो। एंड पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं एंड पॉलिटिकल अफेयर्स फील्ड में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। M वेंकैया नायडू इंडिया के 13th वाइस प्रेसिडेंट रहे और ये इंडिया के पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका जन्म इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ था। और उससे पहले मोदी कैबिनेट में वो हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, अर्बन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में भी काम किया। एक बहुत ही उत्कृष्ट योगदान रहा है उनका पब्लिक अफेयर्स में, दैट्स वाई उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसके बाद लिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट नेम है श्री बिंदेश्वर पाठक जी का, जिन्हें सोशल वर्क फील्ड में पद्म विभूषण मिला है पोस्थोमसली। बिहार से ये बिलोंग करते थे एंड 1991 में इन्हें पद्म भूषण से भी अवार्डेड किया गया था। इनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है सोशल रिफॉर्म में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। इनका मानना था कि एजुकेशन के द्वारा बहुत सारा रिफॉर्म लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स थ्रू एजुकेशन। तो ये इनका मानना था, इन्होंने बहुत सारा काम भी किया। स्वच्छ रेल मिशन ऑफ इंडियन रेलवेज के ये ब्रांड एम्बेसडर भी रहे एंड he was presented with the Lal Bahadur Shastri National Award of Excellence in Public Administration, Academics and Management for the year 2017। लिस्ट में पांचवा नाम है MS पद्म सुब्रमण्यम का, जिन्हें आर्ट फील्ड के लिए पद्म विभूषण अवार्ड से कन्फर किया गया है और ये बिलोंग करती हैं स्टेट तमिलनाडु से। बात करें इनके ऑक्यूपेशन की तो ये डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, टीचर हैं, ऑथर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। समाज को अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्हें जाना जाता है भरतनाट्यम डांसिंग और भरतनाट्यम कोरियोग्राफी के लिए। और भी डिटेल्स यहाँ आपको दिए गए हैं विकिपीडिया से। सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट पद्म विभूषण अवार्डीज ऑफ 2024। अब आइए पद्म भूषण अवार्डीज के बारे में बात करते हैं। 2024 में 17 अवार्डीज हैं पद्म भूषण के लिए। M फातिमा बीवी, आप सबको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी M फातिमा बीवी, जिन्हें पोस्थोमसली पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए और ये बिलोंग करती थी केरला से। श्री हॉर्मुस जी एन कामा, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए पद्म भूषण दिया गया है।
और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें आर्ट फील्ड के लिए पद्म भूषण दिया गया है और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्री सीताराम जिंदल, इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए पद्म भूषण दिया गया है और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये नाम श्री यंग लियू, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यंग लियू, इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए मिला है, लेकिन ये ताइवान से बिलोंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए कि ताइवान से किन्हें पद्म भूषण दिया गया है इस साल 2024 में, तो श्री यंग लियू को दिया गया है। श्री अश्विन बालाचंद मेहता, इन्हें मेडिसिन फील्ड के लिए मिला है पद्म भूषण, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। श्री सत्यव्रत मुखर्जी, इन्हें पोस्थोमसली पद्म भूषण दिया गया है पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्री राम नायक को पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए पद्म भूषण अवार्ड मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, मेडिसिन फील्ड के लिए, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। श्री ओलनचेरी राजगोपाला, केरल से बिलोंग करते हैं और इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए पद्म भूषण मिला है। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू अलियास राजदूत, इन्हें आर्ट फील्ड के लिए मिला है और ये महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। श्री तोगदन रिनपोचे, इन्हें पोस्थोमसली पद्म भूषण मिला है और इन्हें अदर्स कैटेगरी में मिला है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है और ये लद्दाख से बिलोंग करती थी। एंड श्री प्यारेलाल शर्मा, आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक कंपोजर के बारे में सुना होगा, उसमें ये प्यारेलाल सेकंड वाले का नाम है। तो श्री प्यारेलाल शर्मा को आर्ट फील्ड के लिए पद्म भूषण मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन फील्ड के लिए इन्हें पद्म भूषण मिला है और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। MS उषा उतुफ, ये आर्ट फील्ड के लिए इन्हें पद्म भूषण मिला है और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। श्री विजयकांत, पोस्थोमसली मिला है इन्हें पद्म भूषण आर्ट फील्ड के लिए और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री कुंदन व्यास, इन्हें लिटरेचर एजुकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए मिला है पद्म भूषण और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो ये 17 ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड कन्फर किया गया है। टॉपिक के बिगिनिंग में हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, फीमेल इंडिविजुअल कितने हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर इज 30। नाउ द टॉपिक इज अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पुरस्कार। ऑन द ईव ऑफ 75th रिपब्लिक डे, 75वें गणतंत्र दिवस के दिन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव कर दिया है फॉर 80 आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें से 12 अवार्ड पोस्थोमसली दिए जाएंगे। टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है, गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है 80 गैलेंट्री अवार्ड्स to armed forces personnel and security forces personnel including 12 posthumous। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ 6 कीर्ति चक्र दिए गए हैं इंक्लूडिंग 3 posthumous approved, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज 16 शौर्य चक्र दिए गए हैं इंक्लूडिंग 2 posthumous। 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पुरस्कार। इसे इंस्टीट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू ऑनर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो या फिर पारामिलिट्री फोर्स हो, उसके किसी भी ऑफिसर या पर्सनल के द्वारा अगर ब्रेवरी शो किया जाता है या फिर अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया जाता है तो उनको ऑनर करने के लिए गैलेंट्री अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किया गया था। यहाँ एक बात याद रखना, अगर कोई सिविलियन भी ब्रेवरी का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल शो करता है या अपना एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस देता है कंट्री के लिए, तो उसे भी गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जा सकता है। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950 के दिन 3 गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र को इंस्टीट्यूट किया था। और एक बात आपको पता रहना चाहिए कि इन अवार्ड्स को 15 अगस्त 1947 के प्रभाव से लागू किया गया था। और इसके बाद 4 जनवरी 1952 के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अदर 3 गैलेंट्री अवार्ड्स, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 को इंस्टीट्यूट किया था और इसे भी 15 अगस्त 1947 के इफेक्ट से लागू किया गया था पूरे देश में। और इन अवार्ड्स को, यानी कि अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकेंड, अशोक चक्र थर्ड को 1967 में रीनेम किया गया था एज अशोक चक्र।
कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो इसकी हायरार्की कुछ इस तरह से है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी वार टाइम रहेगा, यानी कि कंट्री ने अगर किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया है, तो उस समय जो भी मिलिट्री पर्सनल या ऑफिसर अपना वीरता का परिचय देंगे, जो भी ब्रेवरी वो शो करेंगे, सेक्रीफाइस देंगे, उसके लिए उन्हें वीर चक्र, महावीर चक्र या परमवीर चक्र से अवार्ड किया जाएगा। लेकिन जो शांति का समय है, यानी कि जिस समय कोई वार टाइम नहीं चल रहा है, कंट्री ने किसी के ऊपर वार डिक्लेयर नहीं किया है, पीस टाइम में भी बहुत सारे आतंकवादी हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनसे लड़ने के लिए जब हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स या फिर पर्सनल अपना ब्रेवरी शो करते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं, तो उस टाइम उन्हें 3 अवार्ड दिया जाता है, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र एंड अशोक चक्र। तो याद रखना, पीस टाइम के लिए सुप्रीम अवार्ड है अशोक चक्र एंड वार टाइम के लिए सुप्रीम अवार्ड है परमवीर चक्र। And in 2024, on the eve of 75th Republic Day, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 80 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किया है, जिसमें से 12 पोस्थोमस हैं, मरणोपरांत हैं। इनमें से 6 कीर्ति चक्र हैं, 16 शौर्य चक्र हैं एंड 53 सेना मेडल्स है। यहाँ अशोक चक्र 2024 में नहीं दिया गया है। तो 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र, 53 सेना मेडल, 1 नाव सेना मेडल। नाव सेना मेडल दिया जाता है नेवी के लिए एंड 4 वायु सेना मेडल्स गैलेंट्री। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अप्रूव्ड 311 डिफेंस डेकोरेशंस टू आर्म्ड फोर्सेस एंड अदर पर्सनल। सो दीज वर टॉपिक अबाउट गैलेंट्री अवार्ड एंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल 3 स्टेटमेंट्स। तो मैंने यहाँ तीनों स्टेटमेंट्स आपको ट्रू ही दिए थे, ताकि आप क्वेश्चन के सहारे ही फैक्ट्स को याद रख सकें। नाउ द टॉपिक इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस्टेब्लिशमेंट का डायमंड जुबली एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है और इस सेलिब्रेशन का इनॉग्रेशन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। ये एक प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई फॉरगॉट टू मेंशन द ईयर, यहाँ मैं ईयर मेंशन करना भूल गया हूँ। पहला ऑप्शन है आपके पास, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। यहाँ आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव्स हिज रिजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस। यहाँ हिज एंड हर दोनों होना चाहिए। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। एंड ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द कंडीशन ऑफ मिसकंडक्ट। तो यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड डिस्कशन में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देखें तो हम इसे 1773 से ट्रेस कर सकते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया लाया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी इन कलकत्ता इस्टेब्लिश किया गया था। याद रखना, उस समय के उस सुप्रीम कोर्ट में और आज के इस सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था 1773 में, इसका काम था बिहार, बंगाल और उड़ीसा से आए हुए केसेस की सुनवाई करना। इसके अलावा 1800 और 1823 में मद्रास सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्टिवली इस्टेब्लिश किया जाता है किंग जॉर्ज III के आदेशानुसार। 1861 में इंडिया हाई कोर्ट एक्ट लाया जाता है और जितने भी सुप्रीम कोर्ट पहले से थे, दैट मीन्स कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, तीनों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और ईच प्रोविंस के लिए 1 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद टाइम आता है 1935 का, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है और इस एक्ट के एक प्रोविजन के अनुसार फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की जाती है, जिसके 2 प्राइमरी वर्क्स होते हैं। पहला वर्क था इस कोर्ट का, रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंसेस के बीच जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करो, चाहे वाटर को लेके, चाहे टेरिटोरी को लेके, जो भी इशू है। और इसके अलावा दूसरा इसका वर्क था, मेजर वर्क था, कोर्ट ऑफ अपील एबव द हाई कोर्ट्स। और फिर टाइम आता है इवेंचुअली 28 जनवरी 1950, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका इनॉग्रेशन करते हैं और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम करना शुरू करता है। एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ एक फैक्ट, एक कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन जनवरी 28, 1950 के दिन हुआ था, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस
26 जनवरी 1950 से मानी जाती है विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश हो गया। उसका इनॉग्रेशन भले ही 2 दिन बाद हुआ, वो एक अलग बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 चैप्टर 6 में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट, इसके पावर्स, राइट्स, प्रोसेस, सारे डिटेल्स इनलिस्ट किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स जुडिशियल बॉडी। अपेक्स जुडिशियल बॉडी यानी सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया वही लास्ट माना जाना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का इफ बट नहीं हो सकता है। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था तो इसे टेम्परेरीली पार्लियामेंट हाउस में ही चलाया गया था, जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें ही इसे चलाया गया था। लेकिन 1958 अगस्त 4 के दिन इसे इसका नया बिल्डिंग दे दिया गया था, जो प्रेजेंट में तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेज को लेकर भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं। इसमें यहाँ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और उनके अलावा मिनिमम 7 जजेज और होंगे। मिनिमम, यहाँ मिनिमम कहा गया है और मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। टाइम के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वर्कलोड भी बढ़ता चला गया और पार्लियामेंट ने इसी बात को कंसिडर करते हुए टाइम टू टाइम नंबर ऑफ जजेज को इंक्रीज करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1956 में नंबर ऑफ जजेज को 11 कर दिया गया, यानी कि 1 CGI प्लस 10 जजेज। 1960 में ये बढ़कर 14 हो जाता है एंड 1978 में ये 18 हो जाता है, 1986 में 26, 2009 में 31। प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जजेज हैं। अगर इसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर टोटल 34 जजेज हैं अभी प्रेजेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उनके भाषण में, उनके स्पीच में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल DGSCR, ये एक पोर्टल है जहां टोटल 36,308 केसेस का डाटाबेस बनाया गया है। ये सारे केस सुप्रीम कोर्ट के हैं। इसके अलावा डिजिटल केस 2.0 एप्लीकेशन के बारे में भी उन्होंने कहा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन की बात भी की गई। ये जो है डिजिटल केस 2.0 एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जुडिशरी में। ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है आने वाले समय में। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट होता था, तो केस जो भी दर्ज किया गया वो डॉक्यूमेंट में रहता था। लेकिन अब जब डिजिटल केस 2.0 आ गया है तो जो भी पेंडिंग केस है वो सबसे पहले ऊपर दिखेगा। तो कोई भी जज या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर किसी भी तरह का केस को कहीं हटा नहीं सकता है, कहीं पेंडिंग में नहीं रख सकता है, लटका नहीं सकता है। वो सबसे पहले ऊपर दिखने लगेगा। तो उसे क्लियर करना, उसमें जजमेंट देना, ये उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहनी चाहिए। इस तरह से ये एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। इसके अलावा स्पीच में ये भी मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, जिससे बहुत सारे लोगों को सहूलियत होगी। और 7,000 करोड़ रुपीज़ के बारे में मेंशन किया गया उनके स्पीच में कि पिछले 10 वर्षों में सिंस 2014 टोटल 7,000 करोड़ रुपीज़ सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं एंड 800 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये स्पीच रहा था। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटी का एक वास्ट टॉपिक है, उसे पढ़ने के लिए कई क्लासेस लग जाते हैं, तो हम और डिटेल में बात करेंगे पॉलिटी के सेशन में। अभी जो हमने क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछा था उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था। तो याद रखना यहाँ जो A, C एंड D स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन सीधे प्रेसिडेंट को लिखता है, चीफ जस्टिस को नहीं लिखता है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट सहेली। सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ विमेन फैमिली प्लानिंग के लिए, अपने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ टैबलेट्स लेती हैं और उन्हीं टैबलेट्स को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे डिस्कवर करने वाले यानी सहेली को डिस्कवर करने वाले डॉक्टर नित्यानंद 99 के एज में अभी गुजर गए हैं हाल ही में, जिस कारण से ये जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये अभी न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का
पहला और अकेला ऐसा ओरल नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। स्टेरॉयडल नहीं है, यानी कि ये किसी भी तरह से किडनी पर, हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वेट गेन नहीं होगा, नौजिया नहीं होगा, वोमिटिंग नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा। दुनिया में और भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं लेकिन उसमें ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, यानी कि सेंट्रोमैन शिफिन 30 mg, जिसे डिस्कवर किया था डॉक्टर नित्यानंद ने, इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें नॉन स्टेरॉयडल पिल है ये, ठीक है। और कॉमन ब्रांड ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दुनिया में जितने भी हैं, वहाँ दूसरे ब्रांड में अगर आप जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो वहाँ हार्मोन्स उसमें होता है, लाइक ओएस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन, इस तरह के हार्मोन्स उसमें होते हैं। सहेली ऐसे किसी भी हार्मोन्स से फ्री है। और सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1995 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लाया गया था, उसमें इस सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी इंक्लूड किया गया था। यहाँ आपको पता होना चाहिए ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो ऐसे हार्मोन होते हैं जो वुमेन के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ईडेट कमीशन के रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट करने के इम्पोर्टेंस पर जोर डाला है, ताकि जो नोमैडिक लोग हैं, नोमैडिक यानी घुमंतु, सेमी नोमैडिक यानी अर्ध घुमंतु, डी नोटिफाइड यानी गैर अनुसूचित ट्राइब्स के जितने भी लोग हैं, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके, उनके वेलफेयर की तरफ कुछ कदम उठाया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आइडेट कमीशन के रिकमेंडेशन को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जाए, लागू किया जाए। तो क्या होता है आइडेट कमीशन, क्या है आइडेट कमीशन और NHRC ने ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले UPSC का एक क्वेश्चन है 2014 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ कि चंगपा कम्युनिटी, आपको बताना है चंगपा कम्युनिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दे रियर द पश्मीना गोट्स दैट यील्ड अ फाइन वूल। और तीसरा स्टेटमेंट है दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन के एंड में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट आइडेट कमीशन। आइडेट कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में अंडर द लीडरशिप ऑफ भीखू रामजी आइडेट, जिसका काम था डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के स्टेट वाइड कैटलॉग को कंपाइल करना। और दूसरा मैंडेट इस कमीशन का ये था कि टू रिकॉग्नाइज दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। ऐसे कुछ जनजातियां हैं जो जंगल में रहती हैं जिन्हें ना तो SC के अंदर इंक्लूड किया जा सका, ना ST के अंदर इंक्लूड किया जा सका, ना OBC के अंदर इंक्लूड किया जा सका। तो उनको भी रिकॉग्नाइज कीजिए कि उन्हें कहाँ डाला जाए, किस कैटेगरी में डाला जाए। सबसे पहले तो उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। तो ये 2 मैंडेट था कि पहले तो स्टेट वाइड कैटलॉग बनाओ डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, और दूसरी बात ये थी कि जो छूट गए हैं उनको कैटेगराइज करो। तो इस तरह से दिसंबर 2017 में आयोग अपनी रिपोर्ट देती है। ये आइडेट कमीशन अपनी रिपोर्ट 2017 के लास्ट में देती है, कहीं कहीं आपको जनवरी 2018 भी देखने को मिलेगा। तो ये अपना रिपोर्ट पेश करती है और रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। रिकमेंडेशंस ये होते हैं कि वैसे इंडिविजुअल्स जिनको ना SC, ना ST, ना OBC कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है किसी कैटेगरी में, तो उनको OBC कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में एक 3rd शेड्यूल भी ऐड किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए, लागू किया जाए उसमें, ताकि जो एट्रोसिटीज होते हैं उनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर, इन ट्राइब्स के ऊपर, उसको कम किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। और जो ये कम्युनिटी हैं उसके मेंबर्स अपने आप को थोड़ा सिक्योर फील कर पाएँ, एक सिक्योरिटी की फीलिंग को रिस्टोर किया जा सके उनके बीच, तो एक 3rd शेड्यूल को इस एक्ट के अंडर डाला जाए। इसके बाद कुछ और रिकमेंडेशन थे, जैसे कि परमानेंट कमीशन बनाया जाए। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए परमानेंट कमीशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए परमानेंट कमीशन है। तो उसी तरह से ये जो DNT हैं, यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स या फिर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स या नोमैडिक ट्राइब्स, इनके लिए भी एक परमानेंट कमीशन होनी चाहिए। ये क्या होते हैं DNT, SNT, NTs, तो अभी हम अगले स्लाइड में देख लेंगे उससे भी। अभी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि रिकमेंडेशंस क्या क्या था आइडेट कमीशन का।
और जिन स्टेट्स में इनका सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है उन स्टेट्स में डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाएं ताकि इन कम्युनिटीज़ का वेलफेयर को एड्रेस किया जा सके। डीएनटी फैमिलीज को सर्वे किया जाए ताकि उनके प्रॉपर नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूशन का एक एस्टिमेट भी डिटरमाइन किया जा सके। अब आइए बात करते हैं डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में। देखो ये एक्चुअली ट्राइब्स होते हैं, जनजाति होते हैं। डी नोटिफाइड का मीनिंग होता है गैर अनुसूचित। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, यानी इनका कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता है। और सेमी नोमैडिक का मतलब होता है ये भी घुमंतु होते हैं लेकिन इनका टेम्पररी हाउस होता है, टेम्पररी रेसिडेंस होता है। ये कहीं कहीं रुकते हैं साल 2 साल के लिए, फिर लेकिन चलते रहते हैं। तो इस तरह से नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं। इन्हें विमुक्त जाति भी कहा जाता है। 1871 में अंग्रेजों ने एक कानून लाया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिस कानून के अंतर्गत इस जाति के लोगों को बॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यानी ऐसा माना जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि इस जाति में जन्म लेने वाले लोग क्रिमिनल ही होते हैं। तो बिना इसके किसी गलती के भी अंग्रेज ऑफिसर इनके ऊपर एट्रोसिटीज कर सकते थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1989 में ये जो एक्ट लाया गया, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये क्यों लाया गया? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो शुरू किया था 1871 में, वो आदत इंडियंस को भी लग गई थी। इंडियंस भी वही सोचने लगे थे जो अंग्रेज़ सोचा करते थे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में ही इस एक्ट को, ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को डी नोटिफाई कर दिया था। दैट मीन्स इसे निरस्त कर दिया गया था 1952 में ही। इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी इन ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए कई सारे कमिटीज और कमीशंस बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल 1947 में क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है यूनाइटेड प्रोविंस में, जो आज का उत्तर प्रदेश कहलाता है। इसके बाद 1949 में अनंथस्यानम अयंगार कमेटी बनाई जाती है और इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1971 को 1952 में रिपील कर दिया जाता है, डी नोटिफाई कर दिया जाता है, या यूं कह लो इसे प्रभावहीन कर दिया जाता है। काका केलकर कमीशन बनाई गई थी, जिसे फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी कहा जाता है 1953 में। 1980 में बीपी मंडल कमीशन बनाई जाती है और बीपी मंडल कमीशन एंटीज, एसएनटीज और डीएनटीज कम्युनिटी को लेकर अपना कुछ रिकमेंडेशन भी देती है। और हाल ही में 2002 की बात कर रहा हूँ आपसे, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC का अपना एक रिपोर्ट है कि ये जो डीएनटीज हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इस कम्युनिटी को रॉन्गली स्टिग्मेटाइज्ड किया गया है समाज में आज भी इनके बारे में एक भ्रांति फैली हुई है कि ये बॉर्न क्रिमिनल होते हैं, जन्मजात अपराधी होते हैं ये लोग, और इनको बहुत ही हाई हैंडेड ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि देखो इनके बारे में एक धारणा है कि ये क्रिमिनल होते हैं, तो इनको कोई भी जल्दी जॉब नहीं देता है, और जब जॉब देता भी है तो बहुत ही एक्सप्लॉइट करता है, बहुत कम पैसे देता है और पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन करता है। और सामने वाले के पास मजबूरी होती है क्योंकि कोई कहीं उसे जॉब मिल नहीं रहा है तो उसे करना ही पड़ेगा। तो ये 2002 की डाटा बता रही है। सो वी आर वेरी शेमफुल कि अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। अब आइए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात करते हैं, NHRC के बारे में बात करते हैं। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 12, 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस कमीशन का मैंडेट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। जो भी राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड किए गए हैं, NHRC इंश्योर करता है कि वे सारे राइट्स सारे इंडिविजुअल्स को अवेलेबल हों, सारे इंडिविजुअल्स को मिले। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं राइट्स को लेकर, जो इंडियन कोर्ट्स में इन्फोर्सिएबल हैं, वो भी सारे इंडिविजुअल्स को मिले। NHRC की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी विद द कन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल एडॉप्टेड फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का 2 बार अमेंडमेंट भी हुआ है, 2006 में एंड 2019 में, और उसी के अकॉर्डिंग NHRC कमीशन भी अपने आप में अमेंडेड होता रहा है। बात करें NHRC के कंपोजिशन की, तो इसमें एक चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, ये 2 ही एलिजिबिलिटी है इसके चेयरमैन बनने के लिए। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें तो इसकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट
अपनी मर्जी से नहीं करता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है एक 6 मेंबर कमेटी। और ये 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, इसके अलावा ऑपोजिशन ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ हाउसेस, तो 2 वहाँ से आ गए, और यूनियन होम मिनिस्टर। तो इस तरह से 1 2 3 एंड 3 6 टोटल मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, और ये अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट एनएचआरसी के मेंबर्स और चेयरपर्सन को अपॉइंट करती हैं। और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जो भी मेंबर्स और चेयरपर्सन है उनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है, या फिर वो 70 इयर्स के एज तक इस पोस्ट पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा उन्हें या तो 70 के बाद रिटायर होना होगा, या 3 इयर्स हो जाने के बाद रिटायर होना होगा। यानी 70 से अधिक एज नहीं होना चाहिए, 3 इयर्स से ज़्यादा कोई सर्विस अपना नहीं दे सकता है। बात करें एनएचआरसी के रोल एंड फंक्शन की, तो इसके पास सिविल कोर्ट का सारा पावर होता है विद जुडिशियल प्रोसीजिंग्स। किसी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के किसी भी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन में लगा सकता है, अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में ये इससे काम ले सकता है। किसी भी मैटर के अकरेंस के 1 ईयर के अंडर ये अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फंक्शंस आर प्राइमरीली रिकमेंडेटरी इन नेचर। जो भी ये इसका फंक्शन होता है रिकमेंडेटरी होता है, फाइनल नहीं होता है। इसके जो भी डिसीजंस होते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन पर जो मैंने आपसे पहले पूछा था, तो यहाँ 2 and 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो दिस वॉज अबाउट द एंटीज, एसटीज एंड DNTs. On this note, I conclude the topic. Hope you liked the video. Thanks for watching.